गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का 7th लेक्चर करने जा रहे हैं। 7th लेक्चर में हम करेंगे लेसन 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा संसाधन। स्टूडेंट्स, पिछले 2 या 3 लेक्चर में हम भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा संसाधन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। 7th लेक्चर में हम क्या करेंगे आज? एक्सरसाइज, लेसन 2 का एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, उसका पहला जो पार्ट है वो है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। कि मृदा का निर्माण करने के लिए, मिट्टी का निर्माण करने के लिए 2 कारक कौन से हैं और वो भी किसके? जलवायु के जो मुख्य भाग कौन से हैं जो मिट्टी का निर्माण करते हैं। आंसर क्या है? मृदा निर्माण के 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तापमान और वर्षा। तापमान और वर्षा दोनों ही जलवायु के घटक हैं, जलवायु के कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए कि जो भूमि है उसका ह्रास हो रहा है, उसका निम्नीकरण हो रहा है। इसके 2 कारण बताइए मेन। फर्स्ट है बढ़ती हुई जनसंख्या। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो भूमि के ह्रास के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये जो भूमि का जिससे भूमि का ह्रास होता है। क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है और मांग बढ़ेगी तो अधिक जनसंख्या के लिए अधिक भूमि की, अधिक खाने की इनकी जरूरत होगी जिससे भूमि का निम्नीकरण होगा। सेकंड है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन होता है वनों की अत्यधिक कटाई। अगर अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं तो भी भूमि है उसका ह्रास होता है। थर्ड है अत्यधिक उत्पादन के लिए भूमि का ह्रास। अगर हम अधिक उत्पादन करते हैं, ज्यादा शोषण करते हैं भूमि का, ज्यादा उत्पादन करने के चक्कर में जैसे अधिक खाद डालना, कीटनाशक डालना, तो भी जो भूमि है उसका ह्रास होता है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड जैसे 2 ही पूछ रखे हैं तो फर्स्ट और सेकंड जो मेन कारण है भूमि निम्नीकरण के। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह मानव को बसाव के लिए स्थान प्रदान करती है। बसाव होता है आवास, रहने के लिए। कि भूमि मानव को रहने के लिए जगह प्रदान करती है और मानव को कृषि के लिए, सड़कों, उद्योगों की स्थापना के लिए भी भूमि प्रदान करती है। यह खनिज संसाधनों से भी संपन्न है और यह मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कि भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? क्योंकि यह मानव को बसाव के लिए स्थान प्रदान करती है, कृषि के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि प्रदान करती है, खनिज संसाधनों से संपन्न है। ये सभी गुण होने की वजह से भूमि है वो मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 2 सोपानों के नाम लिखिए। सोपान होते हैं स्टेप्स, कदम, जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के लिए आरंभ किया है। सरकार ने कौन से 2 कदम उठाए हैं पौधों और प्राणियों के लिए? फर्स्ट है सामुदायिक कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव आदि को बढ़ावा देना चाहिए। कि जितने भी सामाजिक जो कार्यक्रम हैं, सामाजिक वानिकी यानी कि अधिक से अधिक वनों को लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये कार्यक्रम चला के हम अधिक से अधिक वन लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सेकंड है राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। कि सरकार ने जो संकटग्रस्त पौधे और प्राणियों की जो प्रजातियां हैं उनके लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं वो भी बनाए हैं। नेक्स्ट है जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। संरक्षण होता है बचाव। कि हमें जल को बचाने के लिए कौन कौन से जो 3 तरीके हैं वो अपनाने चाहिए। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को पक्का करना चाहिए। कि अगर हम नहरों को पक्का करेंगे तो जल रिस के भूमिगत नहीं हो पाएगा, इसलिए जल रिसाव को कम करने के लिए जो नहरें हैं वो पक्की होनी चाहिए। सेकंड है
सिंचाई के लिए कम वर्षा वाले क्षेत्रों में टपकन विधि का प्रयोग करना चाहिए। टपकन विधि यानी कि ड्रिप इरिगेशन, फव्वारा सिस्टम, कि जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है उनमें खेतों में सिंचाई करने के लिए नल उसको ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, टपकन विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वाष्पीकरण है वो अधिक होता है। थर्ड है जल को चक्रीय विधि। चक्रीय विधि क्या होती है, बार बार शुद्ध करके, जल को बार बार शुद्ध करके प्रयोग करना चाहिए। अगर हम जल को बार बार शुद्ध करके प्रयोग करेंगे तो भी हम जल का बचाव है वो कर सकते हैं। तो इन तीनों ही तरीकों से हम जल का जो बचाव है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कि नीचे ऑप्शनल जो क्वेश्चन है इनमें हमें सही उत्तर को चिन्हित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, कि मिट्टी के निर्माण के लिए कौन सा कारक नहीं है। फर्स्ट है समय, सेकंड है मृदा का गठन और थर्ड है जैव पदार्थ। जो समय है वो मृदा निर्माण का एक कारक है, क्योंकि मिट्टी का निर्माण कम समय में नहीं अधिक समय में होता है, तो इसलिए हम समय को काउंट करते हैं मिट्टी के निर्माण में। फिर जैव पदार्थ है वो भी मृदा के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मृदा के निर्माण में गले छोड़े पत्ते इत्यादि जो अवशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं जिन्हें हम जैव पदार्थ कहते हैं। फिर मृदा का जो गठन है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है। गठन का मतलब है मिट्टी किस किस से बनी हुई है, वो मृदा की पृच्छेदिका में हम देखते हैं, ना कि इसके निर्माण में। यहाँ हमें किसका बताना है, मृदा निर्माण का जो नहीं है वो बताना है। तो इसमें क्या आएगा, मृदा का जो गठन है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है। जैव पदार्थ और समय ये मृदा निर्माण के कारक हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कि तीव्र ढाल कौन से होते हैं, जो खड़े ढाल होते हैं, इस तरह से खड़े ढालों पर कौन सी विधि मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। कहाँ बतानी हमें, तीव्र ढालों पर। तो रक्षक मेखला तो क्या होती है, जब हम पेड़ों को कतारों में लगाते हैं। मल्चिंग क्या होती है, जब हम बीच बीच में फसलों को उगाते हैं इस तरह से, या नहीं वो जैविक खाद डालते हैं बीच बीच में। वेदिका जो कृषि है वो तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपयुक्त है। वेदिका कृषि तीव्र ढालों पर की जाती है, जैसा ढाल होता है उसी के अनुसार खेती करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वेदिका कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। प्रकृति के बचाव के लिए बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, कि जब हमें जरूरत ना हो तो बल्ब है उसको बंद कर देना चाहिए। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, और खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। अब पर्यावरण इनसे प्रकृति के लिए कौन सा है। अगर हम नल को बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, जल प्रदूषण होगा, और अगर हम पॉली पैक को नष्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये होगा, मृदा प्रदूषण होगा। तो नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये सही है, प्रकृति के अनुकूल है संरक्षण के लिए। और खरीदारी के बाद पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये भी प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल है। अब बताना कौन सा है जो अनुकूल नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, क्योंकि इससे हम बिजली की बचत कर सकते हैं, विद्युत की बचत कर सकते हैं, लेकिन वो प्रकृति में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे भूमि उपयोग है, किसके साथ होगा, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। भूमि उपयोग का अर्थ क्या होगा, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, उत्पादन के लिए उपयोग करना भूमि का। हेम्स क्या होते हैं, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। ऊपरी मृदा यानी कि जो धरातल के ऊपर जो मिट्टी है उसमें जो भी गले सड़े पौधों के अंश, मृत जीव जंतुओं के अंश होते हैं उनको हम हेम्स कहते हैं। तो ये क्या आएगा, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टान बांध क्या होगा, मृदा अपरदन को रोकना, कि चट्टान बांध हम किस लिए बनाते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। कृषि योग्य भूमि क्या होगा, कृषि योग्य भूमि का मतलब कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, वह भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त है। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए। यदि सत्य है तो कारण भी बताइए। कथन है, हमें ये बताना है वो सत्य है या फिर असत्य है और उनका कारण।
पहला क्या है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। यानी कि हमें ये बताना है ये सही है, और है तो कैसे, ये सत्य है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, ये सत्य है, क्योंकि भारत का गंगा, सत्य है ये, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, क्योंकि क्यों है, यहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से बनी जलोढ़ मिट्टी है। कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां अपने साथ अवसाद बहा के लेके आती हैं, उस अवसाद से बनी हुई जलोढ़ मिट्टी है, और जो कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। ये मिट्टी कृषि के लिए अधिक उपजाऊ है। इसके अतिरिक्त यहाँ जल और परिवहन की सुविधाएं भी हैं, यानी कि मिट्टी की भी उपयुक्त है, कृषि की भी सुविधाएं हैं, जल और परिवहन की भी सुविधाएं हैं, तो इसलिए यह एक अत्यधिक आबाद प्रदेश है। फिर है नेक्स्ट, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। हमें ये बताना है ये सत्य है, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता है वो कम हो रही है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपयोग करता है। इनकी एक भारतीय नागरिक एक दिन में 135 लीटर जल का उपयोग करता है। लेकिन जल की क्वालिटी खराब होने की वजह से उतना अधिक जल हम रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, और जल प्रदूषण के कारण जो अलवणीय जल है उसकी पूर्ति है वो कम होती जा रही है। यानी कि हम उपयोग तो ज्यादा कर रहे हैं, 135 लीटर जल का उपयोग औसतन प्रतिदिन एक नागरिक कर लेता है, लेकिन अलवणीय यानी कि जो अलवणीय कौन सा होता है, मीठा जल है, उसकी आपूर्ति है वो कम होती जा रही है। अगर आपूर्ति कम होगी और हम उपभोग कम करेंगे तो जल की उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उपभोग अधिक करेंगे और आपूर्ति कम होगी तो जल की उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। फिर तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तटीय क्षेत्र जो तट के पास होते हैं, ये पूछ रहा है कि तटीय क्षेत्र जो तट के पास हैं उसमें हम हवा की स्पीड को रोकने के लिए वृक्षों को लाइन में लगाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। यह है असत्य। क्यों? क्योंकि तटीय क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में तो लगाए जाते हैं, हम वृक्षों को कतारों में तो लगाते हैं, परंतु हम उसे बीज की फसल उगाना नहीं कहेंगे, परंतु उन्हें क्या कहेंगे, रक्षक मेखलाएं। तटीय क्षेत्रों में जो पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाते हैं वो रक्षक मेखलाएं होती हैं, बीज की फसल उगाना नहीं। बीज की फसल हम किसके लिए उगाते हैं, वर्षा दोहन से बचने के लिए, और इन रक्षक मेखलाओं से हम मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। एंड क्या पूछा था कि तटीय क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए हम वृक्षों को कतारों में लगाते हैं, उन्हें हम बीज की फसल उगाना कहते हैं, बीज की फसल उगाना नहीं कहते, तो इसलिए ये क्या है, असत्य है। कारण क्या है कि तटीय क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए हम वृक्षों को कतारों में तो लगाएंगे, लेकिन वो क्या है, रक्षक मेखलाएं होती हैं। इन रक्षक मेखलाओं से मृदा आवरण है उसको बचाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। कि क्या मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं? असत्य है ये, क्योंकि अगर मानवीय हस्तक्षेप होगा और जलवायु बदलेगी तो पारितंत्र व्यवस्थित कैसे रहेगा, नहीं रहेगा, तो असत्य। क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन से पारितंत्र व्यवस्थित नहीं होगा, बल्कि जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे। यानी कि बार बार अगर मानवीय हस्तक्षेप होगा, मानव का जो हस्तक्षेप होगा, जलवायु बदलेगी तो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने का जो खतरा है वो मंडराने लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमने जो लेसन सेकंड है उसके क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं। भूमि, जल, मृदा, वनस्पति संसाधन, वन्य जीवन संसाधन। तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में, किसमें, फेयर नोटबुक में क्या करेंगे, राइट एंड लर्न। ये आपके एक्सरसाइज या अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, इनको आप फेयर नोटबुक में राइट भी करोगे और लर्न भी करोगे। थैंक यू।